जय गुरु स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अमृता दत्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, योगदा सत्संग महाविद्यालय। आज के इस वीडियो में आप गुप्तकालीन सिक्कों के बारे में जानेंगे। इससे पहले के वीडियो में आपने देख चुका है कि गुप्त काल का साहित्य कितना उत्तम था, साथ में उसका साहित्य के साथ साथ उस साहित्य में विशेषताएं क्या थी, इसके बारे में भी आप जान चुके हैं। लेकिन उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि गुप्त काल का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था। तो अक्सर हम लोग ये जानते हैं कि गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा गया है, और स्टूडेंट का ये मानना रहता है कि स्वर्ण युग इसलिए कहा गया है क्योंकि वहाँ पे सोने के सिक्के मिले हैं, परंतु ऐसा नहीं है। डेफिनेटली गुप्त काल का इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छा था, वहाँ पे सोने के सिक्के बहुत मिले हैं, परंतु उसका लिटरेचर सोर्स, पॉलिटिकल सोर्स, सोशल जो कंडीशन था वो भी काफी उत्तम कोटि का था। इस वजह से गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा गया है। इस वीडियो में हम सिर्फ गुप्त काल के सिक्कों के बारे में जानकारी लेंगे। विशेषकर ये बिंदु हैं जैसे कि गुप्त काल के स्वर्ण सिक्के कैसे थे, सिक्कों की विशेषताएं क्या थी, और समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त के सिक्कों की विशेषताएं क्या थी। तो चलिए आइए हम लोग ये जानते हैं कि गुप्तकालीन सिक्कों की विशेषताएं क्या थी। तो गुप्त काल में व्यापार एवं वाणिज्य अपने उत्कर्ष पर था। उज्जैन, भरोच, प्रतिष्ठान, विदिशा, प्रयाग, पाटलिपुत्र, वैशाली, ताम्रलिप्ति और मथुरा, अहिच्छत्र, कौशाम्बी आदि महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर थे। इन सब में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल था, क्योंकि देश के हर कोने में मार्ग उज्जैन की ओर ही आता था। स्वर्ण मुद्राओं की अधिकता के कारण ही संभवतः गुप्तकालीन व्यापार विकास कर सका था। तो पहले तो हम ये जाने कि गुप्त काल का स्वर्ण मुद्रा कैसा था। तो गुप्त राजाओं ने ही सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। उनकी स्वर्ण मुद्राओं के अभिलेखों में दिनार कहा जाता था। उनकी स्वर्ण मुद्राओं में स्वर्ण की मात्रा कुषाणों की स्वर्ण मुद्राओं की तुलना में काफी कम थी। गुप्त राजाओं ने गजरात की विजित करने के उपरांत चांदी के सिक्के चलाए। यह विजय संभवतः चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा शकों के विरुद्ध दर्ज की गई थी। तांबे के सिक्कों का प्रचलन गुप्त काल में कम था। कुषाण काल के विपरीत गुप्त काल में आंतरिक व्यापार में हास्य के लक्षण दिखते हैं। हास्य के कारणों में गुप्तकालीन मौद्रिक नीति की असफलता भी एक महत्वपूर्ण कारण थी, क्योंकि गुप्तों के पास ऐसी कोई सामान्य मुद्रा नहीं थी जो उनके जीवन का अभिन्न अंग बन सकती थी। फाहियान ने लिखा है कि गुप्त काल में साधारण जनता दैनिक जीवन के विनिमय में वस्तुओं के आदान प्रदान या फिर कौड़ियों से काम चलाती थी। आंतरिक व्यापार की ही तरह गुप्त काल में विदेशी व्यापार भी पतन की ओर अग्रसर था, क्योंकि तीसरी शताब्दी ईस्वी में बाद रोमन साम्राज्य निरंतर हुनों के आक्रमण को झेलते हुए काफी कमजोर हो गया था। अब हम यह देख सकते हैं कि इसकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि अपने विदेशी व्यापार को पहले जैसी स्थिति में बनाए रखें। दूसरे रोम जनता ने लगभग 6वीं शताब्दी के मध्य चीनियों से रेशम उत्पादन की तकनीक सीख ली थी। चूंकि रेशम व्यापार की भारत और रोम के मध्य महत्वपूर्ण व्यापार का आधार था, इसलिए भारत का विदेशी व्यापार अधिक प्रभावित हुआ। इतिहासकारों का यह मानना है कि अगर किसी देश का इतिहास जानना है तब उसके तत्कालीन सिक्कों का प्रचलन देखना चाहिए। भारत को सोने की चिड़िया का नाम देने वाले गुप्त वंश का इतिहास उसके सिक्कों के रूप में दिखाई देता है। गुप्त वंश के सिक्के बहुमूल्य धातु जैसे सोने और चांदी के अलावा सीसे के बने होते थे। जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि सातवाहन जो नरेश थे, जो मौर्योत्तर काल के प्रमुख राजाओं में से सातवाहन वंश माना जाता है, वहां पर भी अत्यधिक मात्रा में सीसे के सिक्के बनाए गए हैं। उसी प्रकार हम गुप्त काल में भी ये देख पा रहे हैं कि गुप्त काल में भी सोने चांदी के अलावा सीसे के सिक्के भी बनाए गए थे। विदेशी व्यापार की अधिकता के कारण स्वर्ण भंडार में हमेशा वृद्धि होती रहती थी, और इस कारण समाज में स्वर्ण एवं रजत सिक्कों का प्रचलन अधिक था। गुप्त काल की जो अनोखी और कलात्मक मुद्राएं थी वो थी कि गुप्त काल या गुप्त वंश में स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन काफी अधिक मात्रा में थी। इसके अतिरिक्त इस मुद्रा में कलात्मक का भी आधिक्य था। उस समय जारी की गई स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। इन मुद्राओं के निर्माण में कुषाण वंश द्वारा प्रयोग की गई स्वर्ण की मात्रा तुलनात्मक रूप से कम थी।
इसके अलावा जब चंद्रगुप्त ने शक शासकों को पराजित करके गुजरात राज्य को अपने अधीन कर लिया, तब विजय प्रतीक स्वरूप चांदी के सिक्के जारी किए गए, लेकिन यह मुद्रा आम आदमी के दैनिक व्यवहार के लिए उपयुक्त नहीं थी। इसलिए रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें वस्तुओं के आदान प्रदान और कौड़ियों के प्रयोग से काम चलाना पड़ता था। इसका मतलब ये है कि गुप्त काल में सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के के अतिरिक्त कौड़ियों की भी प्रयोग किया जाता है, कौड़ियों के सिक्कों का भी प्रयोग किया जाता है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं कि क्या गुप्त काल का इकोनॉमिक कंडीशन इतना अच्छा था तो क्या कौड़ियाँ वहाँ यूज होती थी। तो हाँ, वहाँ पे गुप्त काल में सोने, चांदी और शीशे के सिक्के के साथ साथ कौड़ियाँ भी प्राप्त होती थी, या कौड़ियाँ भी काम के लिए उपयोग में लाए जाते थे। सिक्कों की जो विशेषताएं थी वो थी, गुप्त वंश में चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले सिक्कों का प्रचलन शुरू किया था। इन सिक्कों के एक और चंद्रगुप्त का चित्र अंकित था और दूसरी और रानी कुमार देवी का चित्र अंकित किया गया था। अपने पूरे यानी अपने शासन काल में चंद्रगुप्त ने इस प्रकार के 6 सिक्कों की जारी की थी। आरंभ में इन सिक्कों का वजन 120 से 121 ग्रेन हुआ करता था। चंद्रगुप्त द्वारा जारी किए गए सिक्कों में सबसे अधिक प्रचलित सिक्कों में वह सिक्का था जिसमें उसके बाएं हाथ में ध्वज धारण किया हुआ था। इस चित्र में भी मतलब कि अगर आप देख पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे चित्र हैं जिसमें, जैसे कि अगर आप चंद्रगुप्त कालीन यानी गुप्त वंश के सिक्के अगर आप देखेंगे तो उसमें भी आप ये सारी विशेषताओं को देख पाएंगे। साथ में इसी प्रकार चंद्रगुप्त की रानी को भी विदेशी रूप में भी दिखाया गया था। गुप्त वंश के समुद्रगुप्त के भी सिक्कों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि चंद्रगुप्त के पुत्र समुद्रगुप्त द्वारा जारी किए गए सिक्कों में विदेशी पट नहीं था। समुद्रगुप्त ने अपने सिक्कों में स्वयं को एक धनुर्धर के रूप में प्रदर्शित किया था। इस चित्र को अगर आप चित्र को देखेंगे, अगर समुद्रगुप्त के चित्रों को आप देखेंगे तो समुद्रगुप्त के अगर आप चित्रों को देखेंगे या फिर समुद्रगुप्त कालीन सिक्कों को देखेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि उसमें धनुर्धर सिक्के भी पाए गए। मतलब कि उस सिक्कों के किनारे में या सिक्कों के पट पे आप समुद्रगुप्त को धनुर्धारी इंसान के हिसाब से या इंसान के स्वरूप में देख पाएंगे। इसके अलावा समुद्रगुप्त द्वारा जारी किए गए सिक्कों में उसे एक हाथ से युद्ध में प्रयोग किया जाने वाला कुल्हाड़े के साथ भी दिखाया गया है। और इसके साथ ही साथ काफी संदेशवाहक भी है उसके आसपास। ये भी चित्र में आप अगर उनके समुद्रगुप्त के सिक्कों को देखेंगे तो ये भी आपको नजर आएगी। समुद्रगुप्त ने कला प्रेमी व धार्मिक रूप को भी सिक्कों के रूप में देखा जा सकता है। कुछ सिक्कों में उसे वीणा बजाते हुए और यज्ञ करते हुए भी दिखाया गया था। समुद्रगुप्त ने मुख्य रूप से केवल स्वर्ण सिक्कों को ही नहीं जारी किया, उसके राज्य में तांबे के सिक्के का भी प्रचलन नाममात्र का ही था। इस समय जारी किए गए सिक्कों का वजन 144 ग्रेन था, जबकि चांदी के सिक्कों का भार 30,333 ग्रेन रखा गया था। समुद्रगुप्त के बाद कुमारगुप्त के काल में भी बहुत सारे सिक्के पाए गए हैं। गुप्त वंश के एक और शासक जिसमें कुमारगुप्त का भी काफी विश्वसनीय नाम है, उन्होंने भी सिक्कों को जारी किया। यह सिक्के पहले के शासकों की तुलना में काफी भिन्न थी। कुमारगुप्त ने अपने शासन काल में लगभग 14 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों को जारी किया था। इन सिक्कों में अधिकतर घुड़सवार की आकृति वाले सिक्के देखे जा सकते हैं। इसके अलावा नाचते हुए मोर को भी कुछ स्वर्ण मुद्राओं में अंकित किया गया था। अपने पूर्वजों की परंपरा का पालन करते हुए कुमारगुप्त ने स्वयं को एक अच्छे शिकारी व क्षत्रिय के रूप में भी सिक्कों पर अपने नाम को या अपने पहचान को अंकित करवाया था। इसके लिए कई चीते का शिकार तो कहीं अश्वमेघ करते हुए आकृति अंकित करवाई थी। इसके अतिरिक्त वीणा वादक के रूप में भी कुमारगुप्त के सिक्कों को दिखाया जा सकता था।
चंद्रगुप्त की भांति राजा रानी को भी सिक्कों पर अंकित करवाया गया था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि स्वर्ण सिक्के गुप्त वंश की प्रतिष्ठा का परिचायक रहे थे। एक्चुअली इसका मतलब ये भी है कि गुप्त काल में जितने भी सिक्के बनाए गए थे वो उन सिक्कों पे राजा का काम करने की पद्धति तो दर्शाए थे, साथ में उस समय में जो वो पूजा करते थे, जो वो पूजा पाठ अर्चना करते थे, उसकी भी सोच को, उसकी भी विशेषताओं को उन सिक्कों पे ढाला गया था। तो ये अगर आप वीडियो देखेंगे तो ये पूरी तरह से एक वीडियो नहीं है, बस एक संक्षिप्त रूप है कि गुप्त काल के सिक्के कैसे थे। हालांकि नेक्स्ट जितनी भी वीडियोस आएंगे मैं और इससे लॉन्ग तरीके से आपको बताऊंगी ताकि आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लेकिन अभी अगर कोई ये पूछे कि गुप्त काल के स्वर्ण सिक्के कैसे थे, तो आप इतना बता पाएंगे कि गुप्त काल के अक्सर जितने भी सिक्के मिले हैं वो संस्कृति से रिलेट थे, धर्म से रिलेट थे, और वहां के राजाएं भी अपनी स्थिति को उस सिक्कों के माध्यम में व्यक्त करते थे।